डियर स्टूडेंट, जैसा कि वादा किया था कि एमसीक्यूज बताऊंगा, हर एक चैप्टर का पहला चैप्टर बता चुका हूं, दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें आपको मिलेंगे 30 एमसीक्यूज यानी कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल ये नहीं है किस बोर्ड में आता है, सवाल ये है क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है यस। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, आप एमपी बोर्ड से हो, आप झारखंड बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो या हरियाणा बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बोर्ड को क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, समझा, उसमें से ऐसे कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं जो सबके लिए जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। 30 क्वेश्चन है तो लगातार हर एक क्वेश्चन बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट के से विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन में आपको देता रहूंगा। जहां पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर के आपने 2 पार्ट पढ़े होंगे। एक पार्ट आपने पढ़ा होगा उपयोगिता और दूसरा पार्ट आपने पढ़ा होगा मांग। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उठाया है। जहां पहला क्वेश्चन है, जब कुल तुष्टिगुण, तुष्टिगुण मतलब उपयोगिता, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं TU यानी कि टोटल यूटिलिटी, अधिकतम होता है तो सीमांत तुष्टिगुण कैसा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है, ग्राफ के रूप में दर्शाया जाए, ये कुल उपयोगिता है और ये सीमांत उपयोगिता। जब ये सबसे ज्यादा होती है तो सीमांत उपयोगिता हमारी होती है 0, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। कि जब हमारा TU सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उस टाइम जो MU होता है सीमांत उपयोगिता वो कैसा होता है, 0। दूसरा क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता वक्र कैसा होता है। कुल उपयोगिता वक्र नॉर्मली हम कहते हैं कि कुल उपयोगिता ऊपर चढ़ता हुआ होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है ऊपर चढ़ के स्थिर हो जाता है, फिर नीचे की ओर गिरने लगता है। इसका मतलब होता है कुल उपयोगिता वक्र सदैव ऊपर उड़ता है, सदैव नीचे गिरता है, बिल्कुल नहीं, ना ही हमेशा ऊपर उड़ता होता है। ये पहले ऊपर चढ़ता हुआ होता है, फिर नीचे गिरता हुआ होता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं ताकि कम टाइम में हम 30 के 30 क्वेश्चन को समझ सकें। ऐसा नहीं है 30 मैं आपको 100 क्वेश्चंस का भी वीडियो दूंगा, 50 टॉप क्वेश्चन में भी वीडियो दूंगा, लेकिन लगातार देता रहूंगा, लेकिन बने रहना होगा आपको मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, तुष्टिगुण के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका मतलब होता है 4 है, 4 में से 3 गलत है और केवल 1 सही है। तो कौन सा है? तुष्टिगुण मूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसका। दूसरा होता है तुष्टिगुण लाभदायक होता है, जिससे फायदा मिलता है। नेक्स्ट है तुष्टिगुण व्यक्तिगत होता है, मतलब तुष्टिगुण व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। तुष्टिगुण सार्वजनिक होता है, तुष्टिगुण सबको एक साथ होता है। तो यहां पर है तुष्टिगुण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आंसर है तुष्टिगुण व्यक्तिगत होता है। तुष्टिगुण कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, क्योंकि एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैं कहता हूं मार्कर पेन जिससे मैं लिखता हूं, तो अगर ये मैं आपको दूं तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये केवल डिजिटल बोर्ड पर ही चल सकता है, पेन पे नहीं चलेगा, नोटबुक पे नहीं चलेगा। तो इसका मतलब व्यक्ति के बदलने से वस्तु की उपयोगिता भी बदलती चली जाती है। इसको बोलते हैं व्यक्तिपरक होना। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उपयोगिता उस समय गिरती है। कुल उपयोगिता, जैसे ये कुल उपयोगिता है, ये गिरती हुई है, उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, माइनस में चली जाएगी। मतलब जब MU हमारा ऋणात्मक हो, ठीक है, मतलब जब MU हमारा कैसा होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, नीचे गिरता हुआ होता है, उस टाइम जो कुल उपयोगिता है वो गिरती हुई होती है, नीचे गिरती चली जाती है। इसका तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, सामान्यतः उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। उपभोग, जैसे जैसे किसी वस्तु की एक समान उपयोगिता, एक समान इकाइयों का लगातार यूज करते चले जाएंगे, तो उस समय जो सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी MU कैसा होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहती है, प्रारंभ में घटती है, अंततः बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की एक समान उपयोगिता लेते चले जाएंगे, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 6, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है किंतु घटती चली जाती है, तो उस समय कुल उपयोगिता कैसी होगी। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो, कैसा हो? धनात्मक, तो मतलब ये वाली उपस्थित है, ये है सीमांत उपयोगिता, ये धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है MU, लेकिन यहां से यहां तक सीमांत उपयोगिता घट रहा है। तो ऐसे में कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है ना, वो वृद्धि होती है घटती दर से, मतलब बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। तो यहां पर आंसर होगा घटती दर से बढ़ती हुई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
कोई डाउट होता है तो पूछते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके साथ है, आपने बिल्कुल नीचे दे रखा है, इसलिए दिया होता है कमेंट बॉक्स ताकि आप अपने डाउट्स को पूछ सके। निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी होती है? मतलब एक उपभोक्ता पूर्ण तृप्ति, उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर सीमांत उपयोगिता कैसा हो? शून्य हो। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, शून्य सीमांत उपयोगिता, क्योंकि इसी टाइम पे हमारा जो कुल उपयोगिता है वो सबसे अधिक होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है। इसलिए इस स्थिति को पूर्ण तृप्ति या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई की वृद्धि, मतलब किसी वस्तु को भोग कर रहे हैं, एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? पहले जितना कर रहे थे उसके ज्यादा हमने एक अधिक इकाई का प्रयोग किया तो उससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। बस कुल उपयोगिता तो हो ही नहीं सकता। सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोग, तो आंसर होगा उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक ही जैसा क्वेश्चन लगातार देखिए, लैंग्वेज चेंज हो जाता है कभी कभी फर्क, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहा है अधिकतम संतुष्टि के बिंदु, अधिकतम संतुष्टि के बिंदु कब होता है? जब टीयू सबसे ज्यादा, लेकिन एमयू क्या रहता है? शून्य होता है। तो अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 10, कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर होता है कब? कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर तब होता है जब हमारा सीमांत उपयोगिता कैसा हो? शून्य हो। देखिए कहां पर दे रखा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है। एक ही तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% तैयार करना है, दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, इन चारों में से कोई एक सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम है। से का बाजार नियम, ग्रेसम का नियम, गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम। तो हमारा राइट आंसर है गोसेन का द्वितीय नियम। यह है सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाए गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो गोसेन का प्रथम नियम है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रेखा चित्र में बने तटस्थ वक्रों के समूहों को क्या कहते हैं? जब एक ही रेखा, ये यहां पर भी एक बन गया, यहां पर भी बन गया, यहां पर भी बन गया, ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो एक ही मानचित्र में कई सारे जो है वक्र एक साथ बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है तटस्थ मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं इसको? तटस्थ मानचित्र के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तटस्थ मानचित्र में उच्च इंडिफरेंस कर्व प्रकट क्या करता है? एक तटस्थ मानचित्र है लाइक दिस, 1 2 3 4 है, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व 4, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 1। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर ये इतने सारे हैं तो एक तटस्थ उच्च, इसमें सबसे ऊपर वाला सबसे उच्च स्तर कौन सा दर्शाता है? देखिए, किसी भी उपभोक्ता का उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र या अनादिमान, 3 नाम है इसके, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है उसमें संतुष्टि का स्तर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर संतुष्टि सबसे ज्यादा होगा। तो यह मतलब क्या होता है? संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र जितना ऊपर होगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, MRS निर्धारित होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इसका पूरा नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसे निर्धारित? उपभोक्ता की संतुष्टि के द्वारा या फिर उपभोक्ता की आय के द्वारा, उपभोक्ता की सूचियों के द्वारा या उपभोक्ता के अधिमानों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसी भी वक्र का जो MRS होता है वो उपभोक्ता के अधिमानों के द्वारा
निर्धारित होता है, मतलब अलग अलग संयोगों के द्वारा निर्धारित होता है कि वो किस प्रकार के संयोगों का प्रयोग कर रहा है। कीमतों के स्थिर रहने पर बजट रेखा में परिवर्तन होता है। बजट रेखा में दो कारणों से परिवर्तन होता है, या तो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, क्योंकि बजट रेखा उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के आधार पर तैयार होता है। तो ऐसे में अगर कीमत स्थिर रहे तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फिर आय में परिवर्तन। देखिए कहां दे रखा है, मांग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हुआ, तो आपको मैंने वन शॉट वीडियोस दे रखा है, स्मॉल कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको प्रॉपर वे में हर चीज़ मिल जाएगा, आप वहाँ देख लीजिए। डाउट होता है फिर मुझे बताइए कि इस टॉपिक में मुझे सर डाउट, कोई भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, आपके लिए कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको डाउटफुल है, आपको लगता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, मुझे बताइए, मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब शुरू किया है एग्जाम अच्छे से होना चाहिए, टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो आपके डाउट मुझ तक आएंगे तभी उसको सॉल्व करेंगे। वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, वह रेखा जो वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दोनों के आधार पर उसके विभिन्न संयोगों को प्रकट करती हैं, तो उसे अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता जब अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर उसके जो विभिन्न संयोगों को खरीदने के लिए तैयार करता है, तो उसको हम बोलते हैं बजट रेखा। ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं उसको, बजट रेखा, कीमत रेखा। मांग नियम, मांग नियम नहीं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, मांग का नियम निम्नलिखित के मध्य संबंध दिखाता है। मांग का नियम किनके बीच के संबंध को दिखाता है, तो ऑप्शन पता ही है, मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहे तो वो वस्तु की आय की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में परिवर्तन को बताता है, संबंध को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। और दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है, गिफिन वस्तुएं सामान्य, निकृष्ट, विशिष्ट और श्रेष्ठ। देखिएगा, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसकी गुणवत्ता कम होती है, जहां पर उपभोक्ता आय के बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग कम करता चला जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तु होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग और कीमत में संबंध को क्या कहते हैं। मांग और कीमत में संबंध की बात करते हैं, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच संबंध की बात करें। अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती चली जाती है। इसका मतलब होता है मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत मत कर दीजिएगा, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ऋणात्मक हो गया यहाँ पर। मांग और आय के बीच कैसा संबंध होता है, मांग और आय, देखिएगा, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग अधिक करेगा, क्योंकि पैसे है, खरीद सकता है, क्योंकि मांग पैसों से होता है, धन से होता है। तो इसका मतलब होता है मांग और आय में हमेशा धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर, ए। मांग रेखा की सामान्यता प्रवृत्ति बाएं से दाएं कैसी होती है। जो मांग रेखा होती है, जो मांग वक्र होता है, वो हमेशा इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये है आपका मांग वक्र, तो ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो रहा है। इसका मतलब होता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे गिरने की, यानी कि झुकने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ चीज़ों को आप बिना ऑप्शन देखे भी अपना राइट आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा पास चार कथन है। मांग का नियम एक मात्रात्मक कथन है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, मांग का नियम विलासिता की वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा सत्य है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। गुणात्मक मतलब ये केवल क्वालिटी को बताता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, बस इतना बताता है। किस तरीके से वो नहीं बताता है, मात्रा को नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ यहाँ पर, बी।
मांग का नियम लागू नहीं होता है यदि, मांग का नियम कब लागू नहीं होता है? यदि अन्य वस्तु की कीमतें बदल जाती हैं, यदि फैशन बदल जाता है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। देखिए तीनों ही मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है। अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो उस वक्त मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि मांग का नियम कीमत और मांग में संबंध बताता है। अगर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें मांग का नियम बिल्कुल किसी भी हालत में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी, अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग, उससे वस्तु की मांग में क्या होगा? जाहिर सी बात है, ऋणात्मक संबंध क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से? डी होगा, मांग को बढ़ा देती है। ठीक है, देखिए संबंध पता होना चाहिए। यहाँ पर मांग का नियम व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? कीमत और मांगी गई मात्रा का संबंध, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच के संबंध को। भाई पूर्ति तो गलत है क्योंकि यहाँ पर मांग के नियम की बात करते हैं, तो पहले ही गलत हो गया। किसी वस्तु की कीमत और गुणवत्ता का संबंध, आय और मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध। मांग का नियम हमेशा वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसकी मांग बेलोचदार होती है? किसकी मांग यहाँ पर बेलोच मतलब वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसकी मांग जितनी होती है हमेशा उतनी ही रहेगी। तो ऑप्शन है मोटर कार की, टूथपेस्ट की, नमक की, टेलीविजन की। तो मांग की बेलोचदार तब होता है जब अनिवार्य वस्तु है, और इसमें से अनिवार्य वस्तु है नमक, क्योंकि बिना नमक के खाना बनाना, खाना खाना मुश्किल है। नमक ज़्यादा होने पर भी नहीं खा पाएंगे और नमक कम होने पर भी नहीं खा पाएंगे। तो मांग, नमक की मांग हमेशा एक निश्चित मात्रा में ही होती है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। सामान्यतः विलासिता वाली वस्तुओं की मांग का मूल्य लोच होती है। सामान्यतः विलासिता वाली वस्तुओं की मांग की मूल्य लोच कैसी होती है? क्योंकि लोच तो हमारे कितनी है? 5 श्रेणियाँ होती हैं कि लोच ईडी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ईडी इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ईडी इज स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, ईडी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू 0 हो सकता है, और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो 5 श्रेणियां होती हैं, इसमें 4 है। तो विलासिता वाली वस्तुओं की मांग की मूल्य इकाई से कम होना, इकाई के बराबर होना, इकाई से इकाई और अनंत के बीच होती है। ध्यान में रखिएगा कि सामान्यतः विलासिता वाली वस्तुओं की मांग की लोच हमेशा इकाई से अधिक होती है, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी सी कमी इनकी मांग को बढ़ा देता है। ऐसे में इकाई की लोच जो होती है 1 से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो उसकी मांग रेखा कैसी होती है? किसी वस्तु की मांग अगर पूर्णतः लोचदार होती है तो उसकी जो मांग रेखा है वो हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, अगर एक वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तो कीमत बढ़ जाने पर वस्तु की मांग कैसी होती है? बेलोचदार मांग इस स्थिति होती है, ये होती है बेलोचदार मांग की स्थिति। ठीक है, मतलब कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो ऐसे में कीमत चाहे बढ़े या घटे, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको बोलते हैं अपरिवर्तन रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मांग की लोच जब अनंत होती है, अनंत का मतलब मांग की लोच ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत में 0% का परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार और अधिक लोच। तो मांग की लोच जब अनंत होती है इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहा आज की इस क्लास का, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा? आपको लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो भी बताइए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए होते। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सैंपल पेपर है, आपके पास क्वेश्चंस का पूरा सीरीज है जिसके सॉल्यूशन आपको नहीं पता चल रहा है, तो मुझे क्या बोलते हैं व्हाट्सअप कीजिए, वो मुझे किसी तरह पीडीएफ को मुझे सेंड कीजिए। कैसे सेंड करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके पास है क्या चीज़ है, मुझे बताइए। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपना मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं। ठीक है, अगर इसके अलावा मुझे लगता है कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, और या फिर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होता है तो www.economicsguru.com पे जाइए और मेरे पीडीएफ को वेबसाइट में विजिट करके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।